प्रिय छात्रों, आज हम सभी लोग भाग 3 में राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला आप सभी लोगों ने अध्ययन किया है कि भूमि, राष्ट्र के प्रति भूमि की क्या महत्ता है, क्या महत्व है इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसके बाद दूसरा आता है जल, यानी राष्ट्र का दूसरा अंग हम मानते हैं जल को, अर्थात इस पृथ्वी पर भूमि पर रहने वाले ये दूसरे नंबर पे आने वाले हैं जन। जन का राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व बनता है, आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। लिखा है, मातृभूमि पर बसने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो और उस पृथ्वी पर कोई मानव न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना हमारा व्यर्थ है। पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृ की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण ही, यानी जन जो लोग हैं वही इस पृथ्वी को जो है माता कहते हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी माता है और जन जो लोग हैं पृथ्वी पर रहने वाले बसने वाले लोग हैं इस पृथ्वी के पुत्र हैं। इसीलिए देखिए एक सुंदर उक्ति लिखी गई है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। था भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इसके बाद जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। लिखा गया है, नमो मातृ पृथिव्यै, नमो मातृ पृथिव्यै। अर्थ होगा इसका, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जल की दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे हे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा इस पृथ्वी के प्रति कौन सा कर्तव्य है, देश के प्रति कौन सा कर्तव्य है, उसका निर्वहन हमें कैसे करना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं होता है। बहादुरों, आप सभी के हृदय में एक भाव अवश्य होना चाहिए कि जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो आप अवश्य दूर करें।
क्योंकि धरती माता कहती हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जन हैं सभी जन एक समान हैं। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वालों जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पूर्व और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। अनेक धर्मों के लोग हैं, फिर भी धरती माता के पुत्र हैं। और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं होता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने को का सबका एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र सबको एक साथ लेकर के चलता है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सूध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उड़ती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। ये था आपका जन। राष्ट्र के प्रति दूसरा जो अंग है जन का क्या अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, उस कर्तव्यों का यहाँ जिक्र किया गया है। अब हम सीधे पहुंचेंगे भूमि जन के बाद तीसरा अंग है राष्ट्र का संस्कृति पर। संस्कृति जो यहाँ के लोग हैं, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, देश में रहने वाले लोग हैं, उस देश के रहने वाले लोगों के, उस राष्ट्र के रहने वाले लोगों की संस्कृति कैसी है, अब इसके बारे में हम तीसरा अंग इसका है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ होता है यहाँ पे रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा है, वह कैसे जो है इस देश की रक्षा करते हैं। आइए अध्ययन करते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृति। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का मंद मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और उदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। जब तक संस्कृत नहीं रहेगी, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का स्वरूप नहीं बदल सकता। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अगर भूमि और जल को हटा दिया जाए तो राष्ट्र संस्कृति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत के सौहार्द और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है
दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृत के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृत का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। फिर आगे देखिए, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलित रूप से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विविधता राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन की राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद, प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सुप्तता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होता है। गांव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात करना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वर्तमान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आप सभी लोगों ने पुस्तक की सहायता से अध्ययन किया। पाठ 1 राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आज आप सभी ने पहला पाठ अध्ययन किया, इसका अवलोकन करेंगे आप सभी लोग, और अध्ययन करने के बाद इसमें जो प्रश्न निकल के सामने आते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पश्चात आप पुस्तक की सहायता से उन प्रश्नों को ढूंढ करके उनके उत्तर भी लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज